नमस्कार। संवाद संध्या में आप सभी का स्वागत है और आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके बीच उपस्थित हैं हमारे इंदिरा गांधी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर श्री डॉक्टर विष्णु मिश्रा सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम संवाद संध्या में। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। सवालों और जवाब का सिलसिला और इस बातचीत के क्रम को शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ फोटोग्राफ्स के माध्यम से आपके जीवन और आपके परिवार के दृश्यों को हम सभी जानेंगे। ये हमारे शारीरिक शिक्षा विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर श्री विष्णु सर हैं और साथ में मैम भी हैं, जो स्टेडियम का शायद दृश्य है। और ये बहुत पुरानी दोस्ती विष्णु सर और श्री श्रीधर दुबे सर के साथ रही है। विष्णु सर की दोस्ती और दोनों लोग बड़े ही अच्छे मित्र हैं। और ये परिवार की तस्वीर है जिसमें सर अपने परिवार के साथ होली के उत्सव को मना रहे हैं। और ये सुपरहिट जोड़ी तो आप सभी ने देखी ही हो। राजीव सर के साथ विष्णु सर हैं। और ये फादर्स डे सेलिब्रेशन के अवसर पर विष्णु सर अपने चारों भाइयों के साथ केक काटकर फादर्स डे सेलिब्रेशन को मना रहे हैं। और ये तस्वीर है विष्णु सर के पिताजी और उनकी माताजी। ये बीपीएड 1994-95 की एक तस्वीर है जिसमें कॉलेज के टीचर्स के साथ स्टूडेंट्स की एक तस्वीर है और इसमें विष्णु सर भी कहीं पे उपस्थित हैं। बिल्कुल। यह तस्वीर है जिसमें विष्णु सर ट्रेन के ऊपर पता नहीं बैठे हैं कि लेटे हुए हैं, दिखाई पड़ रहे हैं। और ये बचपन की तस्वीर है जिसमें वो अपने पिता के साथ अपने माथे पर काजल का टीका लगाए हुए बड़े ही सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं। तो हम लोगों ने तस्वीर के माध्यम से विष्णु सर के जीवन की विभिन्न छवियों का अवलोकन किया, उनको देखा। अब हम संवाद की इस कड़ी को शुरू करेंगे और प्रश्नों का सिलसिला जारी करेंगे। और इसी क्रम को शुरू करते हुए पहला प्रश्न है विष्णु सर से कि बचपन की स्मृतियां बड़ी सुखद होती हैं और जीवन पर्यंत व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में बनी रहती हैं। और अगर बचपन बनारस में गुजरा हो, गंगा के उन पावन घाटों के किनारे गुजरा हो, तो ये स्मृतियां और भी सुखद और भी रोमांचक हो जाती हैं। आपके बचपन की इन्हीं स्मृतियों को हम सभी जानना चाहते हैं। पहले तो तुम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, थैंक यू। और इन फोटो को भी एक्सेप्ट करके दिखाने के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि इस फोटो में जो मेरा मूल है वो हमारे माँ बाप, माता पिता वो उपस्थित थे। बाकी तो बचपन और स्कूल कॉलेज सब चलता रहता है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है हमारा जीवन की शुरुआत, यानी कि बचपन की शुरुआत, उसके बारे में जानना। तो मेरा बचपन बनारस में और बनारस के अलावा बाहर भी, यानी कि पिताजी मेरे, जैसा कि मैंने बहुत बार तुम लोगों को बताया है कि वो सब इंस्पेक्टर से भर्ती हुए थे, उनकी पोस्टिंग हर जिले में लगभग होती थी।
एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूं, शायद तुम लोग अभी इसको समझ नहीं पाओगे पर 10 साल के बाद समझ जाओगे। हमारे घर में सिचुएशन ये थी कि हमारे पिताजी का हमारे घर का सामान किसी थाने पर ट्रांसफर होने के बाद उतरता था, और कभी कभी ऐसा भी हुआ 2 या 3 बार गाड़ी से आधा सामान उतरा है और उनका ट्रांसफर हो जाता था वापिस लगकर फिर दूसरे थाने पर। तो जो शुरुआती जीवन था वह इन सब चीजों के साथ गुजरा, डर में भी गुजरा। डर क्या था, पिताजी हमारे बड़े ही मजबूत थे, बड़े हिम्मती थे, बहुत घटनाएं हैं। डकैत आज तो छोटे मोटे गुंडे होते हैं, उस जमाने में बांदा में जब पोस्टिंग होती थी तो डाकू हुआ करते, तो किसी डकैत के पीछे पड़ गए। मुझे 2 घटना याद है बचपन की, जब मैं 5 साल का भी नहीं रहा हूँ, अगर बचपन यहाँ तक माने तो 5 साल 6 साल तक की उम्र में। तो मुझे याद है कि एक बार कोई एक अपराधी था और वो मार दिया गया। उसका नाम मुझे याद नहीं, लेकिन तिवारी तिवारी करके था। वो पिताजी को पत्र लिखता था, वो डकैत था, वो लेटर लिखता था। लेटर लिख के फादर को गालियां लिखता था उसके अंदर कि तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर देंगे, तुम्हारे पूरे खानदान को मार डालेंगे। यहाँ तक कि बनारस में हमारे बाबा, हमारे चाचा चाची, ये लोग भी डरते थे। इतना डर था कि कभी कभी बाबा हमारे पापा से कहते थे कि तुम क्यों ऐसा करते हो। पिताजी मेरे 7 भाई थे, तो वो लोग डरते थे। तो वो जो है बम लेकर एक बार पत्र लिखा कि आपके घर पर हम बम फेंक देंगे, और वो वहां से निकला और 2 लोग निकले, और दोनों लोग डकैत का मतलब ये मत समझो कि पीछे वाले डकैत हैं घोड़े से चल रहे हैं, ऐसा नहीं। जो रियल डकैत होते थे वो ऐसे ही रहते थे। वो निकले और दोनों के पास बम था, और बम लेकर निकले हैं वो, और उनका बम ब्लास्ट हो गया पहले ही, और जब फट गया तो दोनों मर गए। मरने के बाद उनकी डेड बॉडी लाई गई कोतवाली में थाने पर। तो मुझे याद इसलिए है क्योंकि जिस दिन लाई गई उस दिन 6 फरवरी था, मेरा बर्थडे। पापा मेरे लिए टी शर्ट लाए थे, और उस समय टी शर्ट लाना और चैन वाली टी शर्ट थी, तो वो एक बड़ी अलग तरीके की फुल आस्तीन की टी शर्ट, और थोड़ा शाइनिंग वाली थी, चमकदार, जैसे मिथुन चक्रवर्ती पहनता रहा होगा उस समय। तो वो टी शर्ट और वो डेड बॉडी आ गई थाने पर। संवेदनशीलता देखिए कि उनको मारने वाली की बॉडी थाने पर है, और फिर मेरा बर्थडे नहीं मनाया गया घर पर, ये कहकर कि कोई मरा है, चाहे वो दुश्मन ही मरा हो। तो इस तरीके की घटनाएं बचपन की मेरी जो यादें हैं, अगर बचपन की शैतानियों की तरफ जा जाएं तो बचपन में ये सारी चीजें भी बहुत हुई। मुझे याद है कि एक बार एक कोई नेता था, उसको किसी ने गोली मार दिया था, तो उसका पूरा पूरा जो इल्जाम था कि मेरे पिताजी पे आ गया कि फादर ने मारा है इनके। वो कई महीने तक चला मामला, 15-20 दिन तक डेड बॉडी उन लोगों ने रखी अपने पास। अब वो मामला खत्म होने के बाद की घटना ये थी कि मेरे मन मस्तिष्क में क्या बैठ गया, उस समय दीवार पिक्चर आई थी अमिताभ बच्चन की। तो दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन के हाथ में लिख दिया था कि तेरा बाप चोर है। तो मेरे मन में बैठ गया कि जब मैं किसी नेता को देखूं बाहर, तो मैं सोचूं कि ये सब पकड़ के मुझे मेरे हाथ पे लिख दिया कि तेरा बाप कातिल है। तो एक ये डर, मतलब मैं बाजार में नहीं जाता था, मैं भाग आता था, एक डर रहता था फैमिली के लिए, और उस हिम्मत में, उस डर में भी एक आनंद था। बचपन में ऐसे ही बीता मेरा बचपन। शैतानियां तो हुई, वो तो चलती रहती, सारे बच्चे करते हैं। धन्यवाद सर। खास चीजें थी ये। जी सर, धन्यवाद सर। जैसा कि आपने बताया आपके पिताजी को एक जगह रहना नहीं, एक जगह वो नहीं रह रहे, उनका बचपन, उनका आपका बचपन कई शहरों में मतलब बीता है। तो आप बताइए आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई और उसके बाद आपने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? देखो बेटा, प्रारंभिक शिक्षा का अगर मैं बहुत ईमानदारी से कहूँ तो शायद तुम लोगों को आज अतिशयोक्ति लगे
और अगर कल के कोई वीडियो देखेगा इसका तो उसको भी लगेगा कि सर क्या बता रहे हैं। तो प्राइवेट शिक्षा का बहुत सारी बातें मुझे याद नहीं आ रही। हाँ याद है कि मैं यहाँ था तो मैंने वहाँ पढ़ा, स्कूल याद है, स्कूल कुछ घटनाएं याद हैं, वो मार्कशीट वो चीजें होंगी तो देखूंगा तो याद होगा स्कूल का नाम पर और कैसे हुआ। क्योंकि मैं आपको बताता चलूं कि कभी कभी ऐसा हुआ कि मेरे भाइयों ने एक 9th क्लास किसी और स्कूल में पढ़ा, 10th किसी और स्कूल में पढ़ा, जबकि स्कूल नहीं बदलना चाहिए, पर पिताजी के प्रभाव में इतना होता था कि कोई आदमी मना नहीं करता था तो वहां जाकर एडमिशन होता था। तो हम लोगों के साथ भी यही हुआ, पता चला कि 4th क्लास में यहाँ है, आधा पढ़े हैं और 4th का आधा जो है 4th का किसी और जिले में चले। पर मुझे याद है कि बस्ती जिला था, बस्ती में जब हम लोग थे, गाजीपुर बस्ती उस तरफ पापा की पोस्टिंग थी और मैंने वहां पे 1st, 2nd, 3rd और मैं बताता चलूं कि 3rd मुझे याद है कि 5th क्लास में मैं अपनी फैमिली को बताता हूँ तो लोग आश्चर्यचकित होते हैं। 5th क्लास में मैंने तुम लोगों की तरह, जैसे तुम लोग कई प्रोग्राम करते हो ना अपने, डांस है, नाटक है, कव्वाली है, तो मैं ऐसे स्कूल में था जहाँ पर ये सारी चीजें होती थी और मैं उसमें पार्टिसिपेट करता था। बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों का ग्रुप था जो ग्रुप उसमें पार्टिसिपेट करता था। तो शुरुआती शिक्षा से ज्यादा इंजॉय पर, जो अब हम लोग करते हैं ना कि इंजॉय नई शिक्षा नीति, पर हमारी शुरुआती शिक्षा नई शिक्षा नीति की तहत ही थी कि शिक्षा से ज्यादा इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाई करो, क्योंकि घर में कोई पूछने वाला नहीं था, पिताजी पूछते नहीं थे, कभी मौका नहीं मिलता था कि बेटा नंबर कितना पाए, माता जी से कोई जाता मत, माता जी थी अपने घर के काम से मतलब था, पर भाई लोग थे जो पूछताछ करते थे, ट्यूशन लगता था, पढ़ाते थे, पूछते थे, पर वो सब चलता रहता था। ठीक है ना, शुरुआती शिक्षा बेटा ऐसी हुई। और धन्यवाद। तुमने बात की उच्च शिक्षा भी बताना है, चलो हर्ष हाँ शुरू करो। धन्यवाद सर, आपने बताया कि आपका बचपन कैसे ट्रांसफर की वजह से अलग अलग विभिन्न स्कूलों में आपने पढ़ा, और आप जब हम लोगों की उम्र के थे तब आप शैतानियां भी बहुत करते थे, और एक बार आपने अपने भाइयों के साथ मिलकर अपने ट्यूशन टीचर को कुर्सी से भी गिरा दिया था, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अच्छा मैं बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगा। मैं एक बार बताता चलूं कि शायद तुम लोगों में से कोई समझ पाए, हम लोगों का पालन पोषण ऐसा हुआ, बड़े अनुशासन में हुआ, लेकिन सत्ता के नजदीक होके हुआ, यानी कि ताकत के नजदीक। मुझे याद है कि पिताजी को अगर पिक्चर देखना होता था और हमारी फैमिली को, तो थिएटर में हम लोग जाते थे तो अलग से सोफा लगाया जाता था, और अगर वो पिक्चर देखने जाना, उनको देखना क्या है, अगर उनको भक्ति फिल्म देखनी है तो जो फिल्म लगी है उसके रील को हटा के भक्ति फिल्म लगाई जाती थी आधे घंटे के लिए, और हम लोग देखते थे और देखने के बाद वहां से वापस आते थे। तो बचपन की 1-2 घटना तो मुझे याद है कि ऐसा हुआ है, पर फिर पापा जाते नहीं थे, मना कर देते थे क्योंकि बहुत ही खतरा रहता था उनके ऊपर भी। खैर जहाँ तक तुम लोग की उम्र का सवाल है, तो तुम लोग शैतान कम नहीं हो, तुम सभी बहुत शैतान हो, और शैतानियां जो है कहीं कहीं मेरी नजरों से बचा के तुम लोग कर डालते हो, बाद में पकड़ में आता है, क्योंकि निगाह विश्व मिश्रा की हर दीवार पे लगी हुई है कॉलेज के। तो जो मेरी शैतानी थी वो थोड़ी चालाकी वाली थी, चालाकी मतलब कि मुझे कोई पकड़ नहीं पाया, तो तुम लोग तो पकड़ जाते हो, इसका मतलब तुम लोग जो है अच्छे चालाक नहीं हो, अच्छे शैतान नहीं हो। तो शैतानियां तो बहुत की हम लोगों ने भी, दोस्तों ने खूब एंजॉय किया। मेरे जीवन में एक लड़का आया जब मैं बीए में गया, तो राकेश चंद्रा, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त हुआ और हम लोगों ने बहुत मस्ती किया, बहुत एंजॉय किया, और शैतानी की जगह हम लोग खेल में ज्यादा चले गए। मैं आपको बता दूं कि मैं पूरे दिन कॉलेज जाने के बाद मैं सिर्फ मैच खेलता था, 2-2 मैच एक दिन में। तो जितना हमारे अंदर की जो ऊर्जा थी शैतानी वाली, वो ग्राउंड में चली जाती। फिर भी शैतानियां हम लोग करते थे। जैसे कि एक बार क्या हुआ
कि प्लान बन गया फिल्म देखने का। बीए फर्स्ट ईयर में पहली बार ये प्लान बना कि हम लोग पिक्चर देखेंगे, हम और राकेश चंद्रा हमारे दोस्त। अब ये भी प्लान हुआ कि बड़े भैया हमारे बहुत पूछते हैं, वो पक्का पकड़ लेंगे कि तुम लोग गए कहाँ थे। तो हम लोग ये बता के निकले कि हम लोग पार्टी में जा रहे हैं, एक दोस्त के खाना खाने। तो यहाँ तक तय हुआ कि पूरी खाए कि सब्जी कौन सी खाए, सब्जी किस प्रकार की थी, क्योंकि ये पक्का था कि वो अलग अलग बैठाकर पूछेंगे, पुलिस वाले के लड़के हैं तो अलग अलग बैठा के पूछते थे। ये सब तय कर लिया गया कि गोभी की सब्जी बनी थी, परवल की सब्जी थी, पूरी थी, चावल था, रायता था, ये सब तय कर लिया गया। और हम लोग जब फिल्म देख के लौटे तो भैया ने वही पूछा, हम लोगों ने सब जवाब दिया अलग अलग। फिर उन्होंने हम लोगों को पीछे घुमाया और पीठ देखी हम लोगों की। उन्होंने झापड़ मारा एक हमको, कहा फिल्म देख के आए हो? तो मैंने कहा यार ये पीठ देख के कैसे पता चल गया कि पिक्चर देख के आए हैं। हमने कहा कि हाँ गए तो थे। तो गए कि हमने कहा आपको पता कैसे चला? बस जो तुम्हारी शर्ट है उस शर्ट में पिक्चर हॉल में जब बैठता है आदमी टेक लगा के तो सिलवटें पड़ जाती हैं, तो उस सिलवटों से पकड़े गए। और उसके बाद हमको एक दिन 2 दिन तक इन लोगों ने हड़काया, पापा आएंगे तो बता देंगे, पापा आएंगे तो बता देंगे। तो जब पापा आए तो उनको बताया गया। तो पिताजी ने, हमारे लखनऊ की बात है, तो पिताजी ने हमसे पूछा कि कौन से थिएटर में गए थे। मैंने कहा आनंद थिएटर है कैसरबाग में। अभी वो सोचे कि सोनू, मतलब हमारा नाम घर का सोनू है, जब सोनू को तो मार पड़ेगी। पापा ने कहा कि ऐसा है कि अब फिल्म देखने जाना हो तो मुझे बता दिया करो, मैं मैनेजर को बोल दूंगा तो बिना टिकट के पिक्चर भी देख लोगे और लंच में इंटरवल में नाश्ता भी मिलेगा। तो इस तरीके की चीजें हम लोग करते थे, दोस्तों को छेड़ना चढ़ाना, यही सब चीजें एंजॉय। ठीक है बेटा। और वो कुर्सी वाली बात सर धन्यवाद सर। टूट गई। हाँ हाँ हाँ, कुर्सी वाली बात एक्चुअली में घटना मैंने जो बताई थी उसमें मैं बहुत छोटा था और मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं था। वो ट्यूशन पढ़ाने वाले भैया के ही थे, तीनों भाइयों को पढ़ाता था, जिसे पढ़ाते थे वो। और वो बहुत मारते थे, बहुत ज्यादा। पतली केन लेके आते थे, उस केन से उनका पहला काम था, क्योंकि तो पिताजी हमारे हर टीचर से कहते थे कि आप बिंदास होके मारो। तो उनका वो क्या समझ गए मास्टर साहब कि लगता है मारना पहला है पढ़ाना बाद में है, तो कमरे में घुस के मारते थे। तो एक दिन क्या किया इन लोगों ने कि स्टोर रूम से टूटी हुई कुर्सी, जिसमें वो जाली होती है वो नहीं थी, वो जाली वाली टूटी कुर्सी, और उसमें लगा दिया गद्दी। आ गए भाई सर, सर के आते ही उन्होंने कहा सर बैठिए, सर बैठिए। तब तो सर बैठे और बैठे सर जो है चले गए अंदर। जब अंदर गए तो पैर ऊपर, गर्दन ऊपर, सर जो है अंदर। अब इतना होते ही माता जी का था कि ये 3 बजे आते थे तो उनके लिए कुछ हलवा या कुछ बनता था। तब तक जब वो अंदर गए तब तक वहां से बड़े वाले भैया हलवा लेके, सर हलवा। सर तो अंदर है, हलवा कैसे खाएं? और दुर्भाग्य इन लोगों का ये था कि उसी समय पिताजी हमारे दरवाजे के अंदर एंट्री किए। तो उन्होंने देखा कि सर कुर्सी के अंदर, एक हाथ में हलवा, और लोग हंस रहे। फिर जो वो पतली वाली केन थी जिसे दरोगा वो मारते थे मास्टर साहब, वो केन फिर नहीं लगी। फिर उसके बाद पिताजी का जो रॉड था मारने वाला, वो डंडा फिर उठा, तो इन तीनों लोगों को जबरदस्त मार पड़ी। हम तो छोटे थे, हमारी तो कोई बात ही नहीं थी। ये घटना मुझे याद थी, कभी मैंने बताया होगा। धन्यवाद सर, बहुत ही रोचक कहानी सुना दी आप लोगों ने, आपने सर। और आप जैसा कि आपने बताया कि आपका बचपन बहुत ज्यादा इधर उधर रहा है, तो फिर भी बचपन के कुछ मित्र रहे होंगे जो आपको हमेशा याद हो, तो उन मित्रों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बचपन के जो पल होते हैं वो कभी दोबारा नहीं आते, और शायद। जी सर बताइए। नहीं, बचपन में एक चीज मैं पूछ लूंगा कि कहाँ तक की एज तक को बचपन माना जा रहा है? किस उम्र 12 साल तक। तक हम मानेंगे बचपन?
है? आपका बचपन तो अभी भी चला आ रहा है, ऐसा आपने कविता में लिखा भी है। हाँ हाँ, ये सही। हाँ हाँ, अनुष्का बोलो। 18? जी सर, लगभग 12 साल तक, 10-12 साल तक। 12 नहीं, 12 साल तक सर, केवल 10-12 साल तक। 12 साल की उम्र तक में मुझे याद है कि मेरे दोस्त जो हुआ करते थे, क्योंकि अब हम उनके टच में तो है नहीं, तो टच में नहीं है, क्योंकि अब वो कहाँ है मुझे पता नहीं। और मुझे याद है कि, और मैं घर में जिक्र करता हूँ कभी बच्चों से, एक लड़का था कौटिल्य। अब वो कहाँ होगा, वो बस्ती जिले में था, और हम और वो दोनों लोग ओपनिंग करते थे मैच में। यानी कि मुझे याद है कि 5 साल या 6 साल की उम्र रही होगी, और हम लोगों का मैच देखने लोग आते थे। और उसमें कॉर्क की बॉल चलती थी, लेदर की बॉल नहीं थी, कॉर्क वाली, जो बॉल हॉकी में चलती है, और पैड वैड पहन के हम लोग खेलते थे प्रॉपर। तो वो लड़का मेरा एक दोस्त था जिसको मैं बहुत अच्छा मानता था, और मुझे अभी तक याद है कि वो सांवले रंग का था, सांवला नहीं था, वो काफी सांवला था, पर उसका फेस कटिंग इतना अच्छा था कि वो बड़ा ही, जैसे कौटिल्य नाम था उसका, तो वैसे ही उसका एक फीचर भी था कौटिल्य की तरह। एक ऐसी लड़का था संदीप, वो भी हमारे जीवन में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण था। और इस तरीके से कई सारे लोग रहे जो याद आते हैं, पर उनसे मिल नहीं सकते। हाँ, ढूंढे अगर जाकर बस्ती में तो फिर ढूंढ सकते हैं, पर इतना ज्यादा समस्याएं होती हैं, कभी जाओ भी उधर तो मन करता है अपना काम करो वापस चले जाओ। ये बचपन के दोस्त कुछ रहे बेटा। और एक्चुअली में क्या होता था जानती हो कि मैं, हम लोगों का जो घर था वो कोतवाली के अंदर रहा करता था, तो सारे लड़के वहां मिल जाते थे खेलने वाले, तो हम लोग ज्यादातर उन्हीं के साथ खेलते थे। और वो भी ट्रांसफरेबल, जाओ वो कब चले गए पता नहीं। तो दोस्ती इतनी होती थी कि हाँ, खेल रहे एंजॉय कर रहे हैं, पर बहुत सारी यादें दोस्तों के नाम पर नहीं कह सकते। हाँ, ये लोग जरूर रहे, कौशल्य और संदीप जो मित्र थे। गुड्डू एक लड़का था जो कि एक इंस्पेक्टर साहब थे, उनका बेटा था, और बाद में वो IAS हो गया। उसका नाम, अब तो मुझे घर वालों को उसका नाम पता है, पर मुझे उसका घर का ही नाम पता है, गुड्डू। हम लोग छुप छुप के आइस पाइस खेला करते थे कोतवालियों में जाके, क्योंकि भाई दरोगा जी के लड़के, तो कभी कभी दरोगा कोतवाल साहब के पीछे छुप जाते थे, उनके मेज के नीचे छुप जाते थे। कोई डर तो था नहीं, कहीं छुप सकते हैं आप। तो ऐसी दोस्तियां थी हम लोगों की। धन्यवाद सर। और इस समय भी आपके एक मित्र हैं श्री डॉक्टर श्रीधर दुबे सर, जो अक्सर आपसे मिलते रहते हैं, और आपके साथ उनकी कई फोटोज भी साझा किया है आपने। और जो BPED के समय से शायद आपके मित्र रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, डॉक्टर श्रीधर दुबे जो हैं, जब डॉक्टर नहीं थे और मैं भी डॉक्टर नहीं था, तो ये 1994 की दोस्ती है। 94 में BPED करते समय हम लोग पहली बार मिले। तो क्योंकि उनके फादर भी डिप्टी SP थे, और बहुत ही सख्त किस्म के आदमी थे, पर वो दोस्ती का कारण वो नहीं है। दोस्ती का कारण क्या था कि हम लोग साथ में पढ़ना शुरू किए, और हम लोग दोस्त हो गए। दोस्त होने के बाद कुछ लड़के, जब BPED में तुम जाओगे या कहीं करने जाओगे, और ऐसे कॉलेज से जो कि रिकग्नाइज कॉलेज होगा, हॉस्टल वाले कॉलेज होंगे, तो लड़के बाहर के ज्यादा आते हैं। तो मुझे याद है कि हम लोग जा रहे थे टूर कैंप में, एक कैंप हुआ था। उस कैंप में तो जो बनारस के लड़के थे, उनको ये लगा कि विष्णु मिश्रा बनारस के हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा, यार ऐसा करना, सबको पूरी सब्जी बनवानी है, तुम अपने घर से ही पूरी सब्जी सबका बनवा लाओ, 7-8 लोगों का। तो हमने कहा ठीक है, बनवा लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये बात श्रीधर दुबे को पता चली, तो श्रीधर दुबे ने आके मुझसे मना किया, बोला ऐसा है यार, देखो दोस्ती अपनी जगह पर है, ये सब बाहर से आए हुए खेल वाले लड़के हैं, सब खेलना खाना जानते हैं, सबको अपना करना है। अगर तुम ऐसे करोगे, धीमे धीमे तुमको ये लोग यूज करेंगे। ये एक दोस्ती की शुरुआत है। फिर एक दो जगह पर भी श्रीधर दुबे और हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहे, और वो बहुत ही लंबी घटना हो गई बेटा। वो 94 से लेकर आज कितने साल हो गए, 94 से 2004, 20, 25, 26 साल ना, 26 साल हो गए। हम दोनों ने, हमारा और श्रीधर दुबे का
बीपीएड साथ, एमपीएड साथ, पीएचडी साथ, नौकरी भी जो जो नौकरी किया हम लोगों ने, जिस जिस कॉलेज में गए एक साथ ही गए। गाड़ी भी खरीदी हम लोगों ने तो सेम गाड़ी खरीदी, खाली नंबर का अंतर था 31, 32। और एक बार मुझे याद है कि मैंने अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग का कवर बदल दिया था, तो शील ने जब देखा तो वो बहुत नाराज हुआ, बोला अरे यार तुमने बदल दिया और मुझे बताया नहीं, दो क्यों नहीं लिया तुमने। तो बहुत वर्षों तक हम लोग एक ही जैसे रहे। और सबसे बड़ी खासियत है कि जो दोस्त की परिभाषा होती है वो डॉक्टर श्रीधर दुबे के अंदर है। जो भी परफेक्ट परिभाषा आप सोचेंगे मित्र होना कैसा चाहिए, वो श्रीधर दुबे है। वो कहते हैं कि मैंने विष्णु से बहुत कुछ सीखा, मैं कहता हूं मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा। हम लोगों ने बहुत संघर्ष भी किया साथ में, बहुत एंजॉय भी किया, और आज भी साथ बना हुआ है। सुबह 1 घंटे आज बात किया उन्होंने, सुबह आज बेटाइम फोन करते हैं। उनकी खासियत है वो 4 बजे उठ जाते हैं, तो 4 बजे उठने के बाद वो किसी को फोन लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्ती अच्छी भी है खतरनाक भी है। लॉकडाउन में बहुत खतरनाक थी, क्योंकि वो अक्सर वो हमारे घर के नीचे आ जाते थे, बोले आओ चलो यार घूम के आते हैं, चाय पी के आते हैं। तो मेरी बेटी जो है वो कहती थी कि पापा ये लड़का तुमको बर्बाद कर देगा लग रहा है। तो हम लोग की दोस्ती बहुत अच्छी, बेटा बहुत अच्छी है। उनकी पत्नी भी हमारे साथ पढ़ी हुई, जूनियर थी हमारी, तो वो एक परिवार है जो बिल्कुल परिवार जैसा ही हो गया है। अच्छा, मैं एक छोटी सी घटना बता दूं आपको, हो सकता है आपका जूम की मीटिंग एक बार और रिपीट होगी। श्रीधर दुबे की खासियत कि जब मैं घर में नहीं हुआ करता था, पापा के पास जाकर बैठते थे। एक बार हमारे पिताजी कुछ कर रहे थे, उनकी उंगली कट गई अचानक में ऐसे ही ऊपर से। जब तक लोग कहे डेटॉल डेटॉल कहाँ है, डेटॉल कहाँ है, तब तक श्रीधर दुबे गायब। और 2 मिनट के अंदर अंदर डेटॉल की बड़ी शीशी, रुई, पट्टी सब लेकर हमारे घर पे। ये होती है दोस्ती, ऐसे होते हैं दोस्त। आपको नहीं देखते कि विष्णु मिश्रा है तभी जाऊंगा, पापा अम्मा है, और आज भी हम चाहे कहीं रहे बांगरमऊ में, वो हफ्ता में एक बार हमारे घर जाता है, सब भैया से मिलता है, मिलके वापस आता है। बहुत अच्छा प्रश्न किया तुमने, श्रीधर दुबे के बारे में कुछ अच्छा काम किया है। धन्यवाद सर। आपके पिताजी प्रशासन में, सत्ता में अच्छे पदों पर कार्यरत रहे और घर में भी इसका प्रभाव आप लोगों को देखने को मिला। फिर आपने शिक्षा के क्षेत्र को क्यों चुना? आपके मन में प्रशासन में जाने की इच्छा नहीं हुई? हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। एक्चुअली मैं बताऊं कि मैंने कुछ चुना ही नहीं, मैंने तो कुछ नहीं चुना। मैं खेल की तरफ मेरी रुचि थी, खेल की तरफ मेरा बहुत, खेल की तरफ मेरी नहीं थी, मेरे पूरे खानदान की थी। मेरे फादर रेसलर भी थे। मेरे जो ताऊ जी हैं, बड़े ताऊ जी, डेथ हो गई, वो ऑल इंडिया चैंपियन थे 3 साल लगातार। और मेरे चाचा ओपन चैंपियन थे 3 साल तक बीएचयू से। हमारा पूरा खानदान मतलब बनारस में पहलवानी करने में विश्वास करता था। यानी कि ये मान के चलो कि जितनी भी शैतानी कर लो, अगर तुम आके दंड करने लगे तो बाबा हमारे फिर डांटते नहीं थे, शाबाश बेटा, यही बोलते थे। तो पिताजी जरूर आ गए जॉब पे, क्योंकि उस जमाने में दरोगा की नौकरी मिलने के बाद वो अपने आप से लग गए, पर वो भक्त स्वभाव के थे। एक घटना मुझे याद है कि मेरे पिताजी से एक बार जब रामायण पढ़ते तो रोने लगते थे वो। हम लोग गए थे किसी वकील साहब के घर पर, उनके रामायण हो रहा था, तो पापा मेरे रोने लगे, आंसू गिरने लगा पढ़ते पढ़ते। तो लास्ट में जब खत्म हुआ तो वकील साहब ने पूछा कि मिश्रा जी आप तो पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले होकर इतने भावुक कैसे हो सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये जो वर्दी है, इस वर्दी का कलर क्या है? तो बोले खाकी। तो पापा ने कहा बंदर का कलर क्या होता है? तो उन्होंने खाकी। तो बस हम पुलिस वाले भी भगवान राम के भक्त हैं, और हमारा भगवान राम कौन है? हमारी जनता है, हमारे लोग हैं। तो
इस तरीके से हम लोगों को बेटा बिल्कुल ही छोड़ दिया गया। एक्चुअली में अगर प्रॉपर शिक्षा शुरू हुई हमारे पांचों भाइयों में से, तो हमारे और मेरे बड़े भाई से सही से शुरू हुई, क्योंकि हम लोग लखनऊ आ गए। लखनऊ आने के बाद एक प्रॉपर वे में हम लोगों का एजुकेशन शुरू हुआ। तो पिताजी ने कभी नहीं कहा कि तुम ये बनो वो बनो, ऐसा बनना है, नहीं। पर ये सच है कि हमारे यहाँ शिक्षा को महत्व ज्यादा दिया जाता था, क्योंकि मेरे जो चाचा थे सबसे छोटे वाले, वो अमेरिका में थे प्रोफेसर स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिक्स में थे, और गोल्ड मेडलिस्ट थे बीएचयू के। और जो बीएचयू के लोग होंगे, अभी आप बात करेंगे अपने यहाँ प्रिंसिपल मैडम से कभी, तो वहां पर जब आप एडमिशन लेने जाते थे उस जमाने में, तो प्रोफेसर पूछता था क्या बनना है। अगर आपने कहा आईएएस तो भगा देता था, आपने कहा अध्यापक तो आपका सम्मान होता था। तो हो सकता है घर का माहौल ऐसा रहा हो और कुछ ऐसा माहौल बनता चला गया खेल के हिसाब से कि हमको जो है हमारा चयन इधर हो गया शिक्षा जगत में। और अभी भी जब मैं किसी बच्चे को बाहर मारता हूँ